हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का बिल्कुल 100% वायरल पेपर बताने वाले, क्योंकि ये जो पेपर है ये आप सभी का 100% वायरल हो चुका है। ठीक है, सभी जगहों पर यही पेपर वायरल हो चुका है, सभी जगह यही पेपर आ रहा है, सभी जिले में यही पेपर देखने को मिल रहा है और सभी स्कूल और कॉलेजों में सेम टू सेम यही पेपर मिल रहा है। ठीक है, और आ रहा है। तो जितने भी बच्चे सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के इस क्वेश्चन पेपर को पूरा तैयार करके जाएंगे, वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल सोशल साइंस में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी, पूरे के पूरे नंबर छाप करके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पूरे के पूरे उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है। इसमें आप सभी को जो समय मिलेगा वो बोर्ड की तरह ही मिलेगा, जितना आपको बोर्ड परीक्षा में समय मिलेगा वही टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। और ये जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होता है ये आपकी बोर्ड परीक्षा से 1 मंथ पहले चलता है। और ये प्री बोर्ड का मतलब कि ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करता है। जिस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे पार्ट से क्वेश्चन आते हैं किताब से, उसी तरीके से प्री बोर्ड एग्जाम में पूरे किताब से क्वेश्चन आएंगे। और ये पूर्णांक 70 का है, कहीं कहीं 80 का भी आ जाता है, तो पूर्णांक को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, पूर्णांक डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इन 15 मिनट के समय में आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम आपको बता दें जितने भी ये क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि आएंगे और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी 100% आएंगे। ठीक है, यानी यह अगर आप लोग इस पेपर को तैयार करते हो तो ये आपको डबल बेनिफिट देगी। ठीक है, दोहरा लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो पेपर है ये आपके प्री बोर्ड के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट है। यानी प्री बोर्ड में 100% क्वेश्चन इसी पेपर से पूछा जाएगा। बाकी आपको हम बता दें कि 60% क्वेश्चन इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यानी अगर आप लोग इस पेपर को देख रहे हो, अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हो, तो आपका 60% तैयारी आपका बोर्ड पेपर का हो जाएगा, बोर्ड परीक्षा का हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सभी क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा भारत और तीसरा है जर्मनी और डी ऑप्शन है इटली। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था ना वो सबसे पहले फ्रांस से ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाएगा इस बार। तो हम आप सभी को बता दें कि जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका निभाए थे वो ऑटो बिस्मार्क निभाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और ये आपके 60 क्वेश्चन में भी पेपर में ये आता है क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब चलाया गया था? तो ये 1930 ईस्वी को चलाया गया था और ये जो है गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जो है उनके द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का देखिए मुख्य कारण जो था वो रॉलेट एक्ट था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है? इसमें से संघीय राज्य जो है वो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, देखिए, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वो एक प्रकार का अनवीकरण योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? खरीफ की फसल इसमें से कौन है? तो धान है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये पेपर में जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर और बोर्ड एग्जाम दोनों में ही आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा और आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वो लुई 16वां वहां का राजा था, उसी के शासन काल में हुआ था और ये 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन 10वां देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत से नहीं होता? ठीक है, तो वो जो है उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक यानी HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है?
ठीक है। किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है, तो वो बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से जो जूट है यही रेशेदार फसल है जिससे वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे, तो वो आलू पर निर्भर थे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी, ठीक है, तो वो रिंडर पेस्ट थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को जो है आपस में बांटने के लिए मिली थी अफ्रीका को, ठीक है, तो वो शक्तियां जो है वो बर्लिन की शक्तियां है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया था, ठीक है, तो ये जो है यानी हम आप सभी को बता दें कि ये दास्तां की नई प्रथा के रूप में अनुबद्ध किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, तो वो जो है वो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार है, तो वो पठार में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए निम्न में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है, तो देखिए वनों पर आधारित यानी कि कौन सी ऐसी आती है, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, कागज उद्योग, तांबा उद्योग, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे कागज उद्योग जो है यही वनों पर आधारित है, ये बांसों से बनता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन खंड यहाँ पे बॉय स्टार्ट होता है और यहाँ से आपको वर्णात्मक फर्स्ट देखने को मिल रहा है और ये आपके पेपर में 4 अंक का आता है। इसको आपको 80 शब्दों में यानी 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर को लिखना है। यहाँ पे हम आपको जो क्वेश्चन बता रही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके प्री बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑटो बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था। इस तरीके से इसमें 2 क्वेश्चन है, ये 4 अंक का है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ऑटो बिस्मार्क कौन था, सबसे पहले आपको ये लिखना होगा और यहाँ पे हम आपको सभी आंसर को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझा कर बताएंगे। अगर आप लोग हमारे आंसर को सुन लोगे ना तो आपको पूरे एग्जाम के बाद तक भी ये काम आएगा। आज रटोगे कल भूल जाओगे, लेकिन अगर सुन लोगे हमारे आंसर को तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है, नहीं भूलोगे। तो आप लोग सभी आंसर को ध्यान से सुन लीजिए और आपको जो कीवर्ड लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इससे पूरे आंसर इस पे जो है डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर है, तो आप सभी को क्या करना है, उसको याद कर लेना है, नोट कर लेना है कॉपी में, ठीक है। तो ऑटो बिस्मार्क कौन था, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑटो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाया था, ठीक है, यानी जर्मनी का वो प्रमुख एक नेता था, राजनेता था, तो इस तरीके से लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि ऑटो बिस्मार्क एक रूढ़िवादी राजनेता और राजनयिक भी थे। इसके अलावा हम आपको इनकी प्रसिद्धि बता दें कि यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य जर्मनी के विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करके एक एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रसिद्धि इनको मिली थी। और वो क्यों प्रसिद्ध था, तो हमने आपको बता ही दिया कि वो क्या किए थे, एकजुट करके छोटे छोटे राज्यों को यानी कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किए थे। इसके अलावा उन्होंने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, जिसके कारण वो प्रसिद्ध थे और वो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाए थे। तो यही चीजें हो गया। तो आप और इनको ना जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर भी इनको कहा जाता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रांस की क्रांति सबसे पहले हम आप सभी को ये ऑप्शन में ही था, तो आप लोग वहां से भी लिख सकते हो, 1789 ईस्वी में और लुई 16वें की राजा के शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो ये पहला ये हो गया कि क्रांति कब हुई, तो आप लोग लिख सकते हो 1789 ईस्वी में लुई 16वां राजा के शासन काल में हुआ था। इसके बाद आपको इसके कारण लिखना है, ठीक है, तो आपको 2-3 कारण इसके लिख देना है। फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो यानी कि इसके सामाजिक असमानता थी, इसके अलावा निरंकुश राजतंत्र था, आर्थिक स्थिति थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, इसके कई कारण हमने इसको कई बार बता चुका है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतांत्रिक शासन में सरकार को उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा आप लोग। लोकतांत्रिक शासन में सरकार को उत्तरदायी होना इसलिए आवश्यक है ताकि वो जनता के प्रति जवाबदेह हो और उनकी भलाई के लिए काम करे। ठीक है, जैसे क्या है लोकतांत्रिक यानी लोग सरकार क्यों चुनते हैं, जैसे हम लोग मुख्यमंत्री और जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में बनते हैं तो वो क्यों बनते हैं। जैसे आपके गांव में ही एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जो प्रधान बनते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि वो यानी आप लोग उनको वोट देते हो, यानी आपके घर परिवार यानी फैमिली लोग वोट देते जो 18+ है वो वोट देते हैं। ठीक है, आप लोग नहीं दोगे क्योंकि आप लोग अभी 10th में पढ़ रहे हो, आपकी एज अभी 18 नहीं हुई है, तो जिसकी 18+ है वही वोट देता है। ठीक है, तो वोट देते हैं सभी लोग, तो एक यानी कि गांव का एक जो भी यानी चुनाव में खड़ा होता है प्रधान में, वो जीत जाता है। जीतने के बाद वो क्या करता है, वो जवाबदेही सुनिश्चित करता है, यानी जब भी जनता का विश्वास वो बनाए रखता है, यानी जब भी जनता कहती है कि इस गांव में पानी की समस्या है, यहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, तो वो उसके जवाबदेह होता है, उस पर विश्वास बनाए रखता है, यानी वो चीज़ों को वो कराता है। ठीक है, बाकी जवाबदेह होता है, जनता का विश्वास बनाए रखता है, पारदर्शिता का सुशासन करता है। यही सब चीज़ें आप सभी को लिख देना, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं सब। अथवा है लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का आपका उल्लेख करना है। तो देखिए लोकतांत्रिक जो है शासन की 2 चुनौतियां निम्न है, जैसे कि लोकतांत्रिक शासन की जैसे कि राजनीति, धन और बाहुबल का प्रभाव, सामाजिक असमानता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, धन और बाहुबल का प्रभाव, दूसरा सामाजिक और आर्थिक असमानता है, तो ये चीजें लिख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, इसमें ना आप लोग बनाकर आंसर लिखोगे, जितना उतना ही सही पड़ेगा। अलोक खनिज से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण आप सभी को देकर इसको लिखना है। तो देखिए अलोक खनिज का मतलब कि अलोक खनिज ऐसे धात्विक खनिज होते हैं जिनमें लोह धातु का अंश नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या है, कोई लकड़ी का गुटका है तो वो क्या हो गया, अलोक खनिज हो गया। कोई प्लास्टिक का कुर्सी है, चेयर है, तो वो क्या हो गया, अलोक खनिज हो गया। उसमें क्या, लोहे की कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, यानी अलोक खनिज कहते हैं। ये विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम आप सभी को बता दें कि ये तांबा क्या है, एक प्रकार का अधोक यानी अलोह खनिज है। उसके बाद इसके अलावा बॉक्साइट भी क्या है, एक तरह का अलोह खनिज है। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन, गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण देकर आपको लिखना है, अथवा क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी ऐसा ऊर्जा ये स्रोत है जो नवीकरणीय और जिनका उपयोग हाल में ही अधिक प्रचलित हुआ है। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, इसमें क्या होता है, यानी कि ये ऊर्जा ऐसे स्रोत है जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। आप लोग चाहे जितना सौर ऊर्जा से जो है उत्पन्न करना चाहते हो विद्युत, उतना कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें कर रहे हो, यानी कोई मशीन चला रहे हो, तो आप लोग जब तक पूरा धूप है दिन भर, तो आप लोग दिन भर चाहे जितनी मात्रा में ऊर्जा लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है और इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। सौर ऊर्जा हमने आपको बताया, ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके बिजली बनाता है। पवन ऊर्जा हवा की गति का उपयोग करके टरबाइन चलाकर बिजली बनाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं आप सभी को लिखनी है। तो भारतीय कृषि की 3 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, ये आजीविका का मुख्य साधन है, भारत के किसानों की मानसून पर निर्भरता है और छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, यानी भारत के जो अधिकतर भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे सभी यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे खेती किसानी पर ही निर्भर है। और यहाँ के किसान जो है वो बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने घर की आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती किसानी करते हैं। और ज़्यादातर किसान यहाँ पे गरीब है, यानी पूरे किसान अमीर नहीं है। ठीक है, अब गरीब किसान के पास अच्छे उन्नत किस्म के बीज नहीं होते, अच्छी किस्म के मशीनें नहीं होती, ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता और जल का कोई स्रोत नहीं होता है। ठीक है, यानी कि किसी के पास ही पानी की व्यवस्थाएं होती है, बाकी और तो किसान जो गरीब है वो भगवान के पर ही निर्भर है, वो मानसून पे ही निर्भर है। ठीक है, अगर भगवान अच्छे बारिश करते हैं
तो उनके फसल अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, अगर नहीं होगा तो वही सूखा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये सब चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अथवा है विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन करना है। देखिए, यानी विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, वस्तुओं का निर्यात और आयात होता है, तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसे हमारे भारत से अमेरिका में अगर कोई भी वस्तुएं खरीदी जा रही है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अब विदेश में व्यापार हो रहा है तो भाई लाभ तो होगा ही, वहां पे अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें लिख देनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णनात्मक सेकंड आ गया। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। ये आपका 6 अंक का क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है? उदाहरण सहित आप सभी को लिखना है। ये आपका 6 अंक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे विदेशी व्यापार में कई लाभ है, जिनमें संसाधनों का कुशल उपयोग, विशेषज्ञ और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता शामिल है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, विश्व की अर्थव्यवस्था में विकास के तकनीकियों का योगदान महत्वपूर्ण है। इसने उत्पादन, संचार और व्यापार को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया है। यही सब चीजें आपको लिख देना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन अथवा है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या आप सभी को करना है। यहाँ पे हम छोटी छोटी आपको हिंट्स दे रहे हैं, बाकी इसके आंसर को तो आपको 1.5 पेज में लिखना है। हम सिर्फ यहाँ पे हेडिंग आपको बता दे रहे हैं और हेडिंग के बारे में समझा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या किया था: व्यापार प्रवाह, पूंजी प्रवाह और श्रम प्रवाह। ठीक है, तो इस तरीके से 3 है, इसके बारे में ही लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए हो जाएगा 6 नंबर का, भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी? इसका स्वरूप आप सभी को क्या है, यही चीजें आपको लिखना है। तो हम आप सभी को बता दें कि भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करना था। ठीक है, तो पहले बुनियादी सोच क्या थी, इसको लिख देना। स्वरूप इसका था क्या था, इसको लिख देना। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति क्या क्या है, जिला परिषदें क्या है, ये सब चीजें आप सभी को लिखना है। अगला क्वेश्चन अथवा है, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखना है। ये 6 अंक का क्वेश्चन है। संघवाद सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और विभिन्न क्षेत्र, ठीक है, या राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं यानी इस प्रकार है कि 2 या अधिक स्तर की सरकारें, पहला हेडिंग। दूसरा, शक्तियों का विभाजन। तीसरा हेडिंग, संविधान की सर्वोच्चता। चौथा हेडिंग हो जाएगा न्यायपालिका की भूमिका। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए है कि परिवहन तथा संचार की साधन को किसी देश तथा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? तो परिवहन में आ गया जैसे यानी कि बस हो गए, कार हो गया, ठीक है, बाइक वगैरह हो गया, ट्रेन हो गए, ट्रक हो गए। तो इस तरीके से वो परिवहन में आ गया। बस हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जिस चीज़ों से आप लोग जा रहे हो या कोई भी वस्तुएं जा रही है तो उसे परिवहन कहते हैं। ठीक है, और बाकी संचार के माध्यम तो आप लोग जानते हो, आपका फोन है, टेलीविजन है, टीवी है, ठीक है, रेडियो वगैरह है, सभी चीज़ें क्या है, संचार के माध्यम है। आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हो तो किसके माध्यम से देख रहे हो? संचार के माध्यम से। मोबाइल फोन ना होता तो आप लोग हमें वीडियो देखते नहीं, ना देखते, आप लोग न जाने कहाँ के हम कहाँ के। ठीक है, तो आप लोग हम यानी अगर आप लोग हमें जान रहे हो तो हमारे वीडियो के माध्यम से ही जान रहे हो। तो ये है संचार। संचार इसी को कहते हैं। ठीक है, आप लोग घर बैठे ही कहीं न कहीं विदेशों की न्यूज को सेकेंडों में सुन लेते हो, वही संचार है। ठीक है, संचार क्या है? वो किससे सुन रहे हो? टीवी से सुन रहे हो, यानी टेलीविजन से, फोन से। तो इस तरीके से वही संचार के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख ही सकते हो। परिवहन और संचार के साधन किसी देश और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहलाते हैं, क्योंकि वे विकास की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे प्रदान करते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास का आधार होता है, एकता और संपर्क होता है, आपातकालीन सहायता होता है, सूचना का प्रवाह होता है। ये सब चीजें लिख लेनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अथवा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों का आप सभी को उल्लेख करना है। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी आएंगे, इसको सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये आपके प्री बोर्ड में तो 100% आएंगे ही आएंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के पेपर बन चुके हैं, जिसमें से आपको 100% में से 99% क्वेश्चन हमारे पेपर से आएंगे। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जल्दी से चैनल पर विजिट करके या प्ले लिस्ट पे देख सकते हो, या इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे हम, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों का आप सभी को उल्लेख करना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रवृत्तियां बदल रही है ना,
जिसमें सेवाओं का व्यापार बढ़ रहा है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं जटिल हो रही है और डिजिटल व्यापार का उदय हो रहा है। ये सब चीजें आप सभी को लिख देना है। अगला क्वेश्चन 8वां है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% ये पेपर में पूछा जाएगा, हर बार पूछता है। और आपके प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में आप लोग लिखित रूप से ले लो, ये पेपर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें कि मृदा अपरदन से तात्पर्य मिट्टियों की ऊपरी यानी उपजाऊ परत का प्राकृतिक कारकों के द्वारा हट जाना। मिट्टियों के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, मिट्टियों का कटाव कब होता है? जब गर्मियों के दिन में लू चलती है ना, हवा चलती है, तो मिट्टी की कड़ी के स्थान से दूसरे स्थान पे धूल कण हवा के माध्यम से उड़ के चले जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आपको बता दें, जब बाढ़ की पानी आ जाती है तो बाढ़ का पानी जो होता है, बारिश का पानी, वो अपने साथ एक गाँव को ही बहा ले जाती है। कई खेतों से होकर जाती है तो वहाँ पे यानी खेतों की उपजाऊ मिट्टियों को अपने साथ कंकड़ पत्थर को बहाती लेके चली जाती है, नदियों में छोड़ आती है। तो इस तरीके से मृदा अपरदन होता है। इसके आपको किन्हीं 3 कारण लिखना है। तो वनों की कटाई के कारण भी मृदा अपरदन बढ़ रहा है, अतिचारण यानी अत्यधिक पशु चारण से भी मृदा अपरदन हो रहा है, और दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों से भी हो रहा है। ठीक है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ें इस तरीके से मिट्टियों को ऐसे जकड़ी होती है, जिससे कि बाढ़ की पानी ऐसे आता है फिर भी वो पेड़ नहीं गिरता और वहाँ की मिट्टियाँ इधर उधर नहीं जाती है। ठीक है, अब अत्यधिक इस समय क्या है, पेड़ की कटाई हो रही है, लोग पेड़ों को काट करके कंपनियां फैक्ट्रियां बना रहे हैं, एक एक गांव बस जा रही है। ठीक है, जंगल को लोग काट रहे हैं, तो इस तरीके से हो रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों का आप सभी को वर्णन करना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ उपभोक्ताओं के शोषण, जैसे कालाबाजारी और कम वजन, मिलावटी के कारण, ये सब चीजें लिख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मानचित्र संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये आपका 10 अंक का क्वेश्चन रहेगा, 5-5 नंबर के आते हैं। 9 नंबर का ए है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में, ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा अंक दिए जाएंगे, निर्धारित किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके बोर्ड पेपर में भी सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो आपको जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन जहां जहां हुआ था, जिस सन में हुआ था, ये सभी तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा 100%। तो 1927 में जो है वो चेन्नई मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ था, किसान सत्याग्रह जो हुआ था वो चंपारण में हुआ था, बिहार के चंपारण में हुआ था, तो इसको तैयार कर लीजिए। वो स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए फिर से कांग्रेस का अधिवेशन आ गया, तो ये नागपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वो स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वो स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो वो डांडी है, जो कि गुजरात में स्थित है, डांडी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बी है, जो 5 अंक का है। गुजरात का राजधानी नगर, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है। तो गुजरात की राजधानी नगर गांधीनगर है, इसको आप लोग मानचित्र में भर लीजिएगा। ठीक है, मानचित्र आपको कैसे भरना है इस टॉपिक पर वीडियो चैनल पे हमारे बन चुकी है, आप लोग चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो, या यूट्यूब पर जाइए सर्च कीजिए मानचित्र कैसे भरे। हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोग ऐसे सर्च करोगे तो हमारी वहाँ पे वीडियो आ जाएगी। हमने आपको ऐसे ट्रिक बताया है मैप भरने का, जिससे कि आप लोग हमारे एक ट्रिक से पूरे, चाहे जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको भर लोगे चुटकियों में। तो आप लोग जरूर देख लेना। बाकी कोई भी टॉपिक आपको वीडियो चाहिए, सभी वायरल पेपर, प्री बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट के और बोर्ड एग्जाम के बिल्कुल असली पेपर की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर भी जैसे हमने बताया सर्च करके देख सकते हो, या चैनल पे विजिट करके, या इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। तो एक खनिज तेल शोधनशाला केंद्र, ये जो चिन्ह है इससे आप सभी को दर्शाना है। तो देखिए खनिज तेल शोधनशाला जो है वो है डिगबोई है। कहाँ पे है? डिगबोई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात संयंत्र का एक आपको केंद्र, ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है। तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। एक प्रमुख पतन बंदरगाह, ये जो चिन्ह है इससे आप सभी को दर्शाना है। तो ये हो जाएगा मुंबई।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी, ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। सभी क्वेश्चन पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। आप सभी को इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार करना है। इस पेपर से ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ये नहीं हम कर सकते, लेकिन इस पेपर से हम आपको बता दें तो कि 70% क्वेश्चन इस पेपर से आएंगे। इससे पहले हमने 2 पेपर और भी बनाया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे सोशल साइंस का तो उसको देख लीजिएगा। तो 30% क्वेश्चन आप सभी का उसमें से भी आ जाएगा। इससे पहले हमने पेपर 2 और बनाया सोशल साइंस का, तो आपका पूरा 100% क्वेश्चन हमारे पेपर से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी इस पूरे पेपर की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए और आप लोग अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी अपनी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।